मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज शास्त्रीय प्रथम खंड हेतु हम अशोक और उसके कलिंग युद्ध, अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया और उसके पश्चात उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उससे संबंधित बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, क्योंकि कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपना लिया था और इसका प्रभाव जो है न केवल मौर्य साम्राज्य पर बल्कि भारत के इतिहास पे जो है पड़ा और दूर दराज के क्षेत्रों, जो हमारे पड़ोसी भारत के जो पड़ोसी राज्य थे, उन सबों पे भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसने धम्म को अपना लिया, विभिन्न देशों में उसने धर्म प्रचारक भेजे। तो जब बच्चों हम अशोक के धम्म की बात करते हैं, जब उसके धम्म के बारे में व्याख्या की जाती है, तो उससे पूर्व हमें कलिंग युद्ध पे एक चर्चा अवश्य करनी चाहिए। बच्चों, अशोक अपने अभिषेक के प्रथम 7 वर्षों तक जो है वह पूर्ववर्ती राजाओं के समान ही कार्य करता रहा था। इस अवधि में उसकी साम्राज्य जो है वह विस्तार नीति अपने पूर्वजों के समान रही थी। कश्मीर और खोतान के क्षेत्रों को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। समाज और बिहार यात्रा में उसकी जो है वो काफ़ी दिलचस्पी थी। राज्य प्राप्त करने के 4थे वर्ष उसका अभिषेक हुआ था और अभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग उस समय एक प्रबल और शक्तिशाली राज्य था। कलिंग जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उसकी शक्ति का यही सबूत है कि नंदों के अधीन होकर भी वह स्वतंत्र हो चुका था। कलिंग जो है वो स्वतंत्र हो चुका था और अशोक के समय तक भी वह स्वतंत्र बना हुआ था। इसलिए बिंदुसार जो है उसे छेड़ना उचित नहीं समझा, परंतु अपनी सफल कूटनीति से उसने कलिंग को 3 तरफ से जो है घेर लिया बिंदुसार ने। किंतु इस स्थिति में भी कलिंग अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कलिंग की सीमाएं मगध से मिलती थी। ऐसा जान पड़ता है कि चंद्रगुप्त को उत्तरी भारत में व्यस्त पाकर कलिंग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया होगा। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि कलिंग बिंदुसार के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया होगा। जो कुछ भी हो, अशोक के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था और महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी अशोक के लिए उसे जीतना आवश्यक था, क्योंकि अशोक की नज़रों में वो खटक रहा था। राजनीतिक दृष्टिकोण से अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग के साथ उसका युद्ध है। इस युद्ध में अशोक विजयी हुआ और कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में जो है लगभग 1.5 लाख लोग बंदी हुए और 1 लाख लोग मारे गए। संग्राम की भीषणता और अवर्णनीय कष्ट ने विजेता के मर्म को छू लिया और अशोक ने शस्त्र नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का शांतिप्रद नाद दिगंतों में जो है वो दिगंतों में गूंज उठा। युद्ध की भीषणता से अशोक के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उसने साम्राज्य विस्तार की नीति का सदा के लिए परित्याग कर दिया। भविष्य में युद्ध नहीं करने का उसने निश्चय कर लिया। उसने मैत्री संबंधों का आश्रय लिया। युद्धोपरांत उसने घोषणा की कि कलिंग युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उनके शतांश अथवा सहस्त्रांश जो है का भी यदि वैसा भाग्य रहा तो सम्राट के लिए ग्लानि की बात होगी। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना हुई। विजय के संबंध में भी उसकी धारणा जो है वो बदल गई। उसके मन में ये बात आ गई कि वास्तविक विजय वह है जो धम्म के द्वारा प्राप्त की जाती है, न कि युद्ध के द्वारा। और उसने अपने शिलालेखों में यह इच्छा प्रकट की कि उसके बाद के शासक धम्म विजय की नीति का ही अनुसरण करेंगे। संसार के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। न केवल भारत के इतिहास में बल्कि संसार के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। साम्राज्य के उत्कर्ष या हम कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर आज तक किसी सम्राट ने धम्म विजय का जो है इस ढंग से उद्घोष नहीं किया था। अशोक ने अपने इस उद्घोष से संसार के समक्ष एक ज़बरदस्त उदाहरण जो है उसने प्रस्तुत किया। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी लिखते हैं कि अपने राष्ट्र की युद्ध विरोधी नीति की घोषणा कर अशोक ने कैलॉग पैक्ट को जो 1928 ईस्वी में हुआ था को अत्यंत पूर्व ही कार्यान्वित कर दिया। यानी जो आधुनिक युग की सोच रही कैलॉग पैक्ट में कि युद्ध नीति के द्वारा नहीं बल्कि शांति नीति के द्वारा जो है वो लोगों को जीता जाए, जो मॉडर्न युग की कल्पना थी, उसको तो हम देखते हैं कि अशोक ने अत्यंत प्राचीन समय में जो है उसने उसको प्रस्तुत कर दिया था। उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय का जो है वो आदर्श प्रस्तुत किया।
कलिंग विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय जो है वह साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करता है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था, और यहाँ से एक नया युग आरंभ होता है। वह युग जो है वह है शांति का, सामाजिक उन्नति का, धार्मिक प्रचार का तथा राजनीतिक अवरोध और सैनिक ह्रास का। इस काल में सेना के प्रयोग के अभाव के कारण साम्राज्यवादी मगध जो है उसके सैनिकों के उत्साह का उत्तरोत्तर ह्रास होता चला गया। आध्यात्मिक विजय अथवा धम्म विजय का युग आरंभ होने वाला था। धम्म विजय के लिए उसने पुत्र और पौत्रों को भी प्रेरित करना प्रारंभ किया। अशोक की इस नीति का प्रभाव मगध साम्राज्य के लिए हालांकि अहितकर सिद्ध हुआ और उसके पतन का सूत्रपात भी यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि सैनिक जो है वो शिथिल हो गए, साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा, सैनिकों के पास अब कोई काम ही नहीं रहा, चूँकि सैनिक तो युद्ध करने के लिए जो है वो तैयार किए जाते हैं और अब युद्ध नीति का परित्याग हो चुका था। तो हम एक तरह से कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, उस धम्म विजय की नीति से ही निकल चुका था। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव हितकर सिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया, जन कल्याण के बहुत सारे कार्य इसके फलस्वरूप संभव हो सके। विश्व शांति के प्रथम प्रवर्तक पद की प्राप्ति उसने युद्ध का बहिष्कार करके कर दिया। अशोक ने रणदुंदुभी का निनाद जो है वह शांति की घंटियों के टन में विलीन कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। नैतिक विजय का पर्याय था भ्रातृत्व भाव से समन्वित विजय। धर्म विजय का यह सिद्धांत उस नैतिक क्रांति का फल था जो कलिंग युद्ध की विभीषिकाओं से अशोक के मन में उत्पन्न हुई थी। और इसीलिए बच्चों हमने कहा कि कलिंग युद्ध के बारे में एक बार चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक है, हम उसको जानें, क्योंकि धम्म विजय का जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो कलिंग विजय से ही प्रारंभ होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने इस नवीन धर्म का प्रयोग किया। अशोक ने राजकीय रसोई में पशु वध को सीमित कर उसने अपना घरेलू जीवन पवित्र किया। समाज में पशु पक्षियों के वध का अंत कर दिया। उसने उन तमाशों को प्रोत्साहन दिया जिनसे धर्म और सदाचार को प्रेरणा मिलती थी। कलिंग विजय के बाद अशोक की नीति के जो मूल पृष्ठाधार थे वो क्षमा नीति, अहिंसा, अनुशासन, धर्म यात्रा, दौरा, समदृष्टि, धम्म प्रसार और धम्म विजय। तो बच्चों आज हमने जो है वो कलिंग युद्ध के पे चर्चा की, जिसके कारण जो है क्या परिवर्तन आया, उसकी जो यह नीति परिवर्तन थी, एक नई और अत्यंत समायोचित अभिव्यक्ति जो है उस था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद नीति परिवर्तन का परिणाम जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अशोक के से संबंधित धम्म विजय या फिर अन्य जो पाठ्यक्रम का हमारा हिस्सा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।